नमस्कार। आप सभी का स्वागत है भारतीय दार्शनिक मंच पर। हम बात कर रहे थे सुकरात की और उनके जीवन के बारे में जानने के बाद आज हम चर्चा करेंगे सुकरात की ज्ञान मीमांसा के बारे में। ज्ञान मीमांसा क्या होती है? ज्ञान मीमांसा को अंग्रेजी में इपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। ये फिलॉसफी दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि ज्ञान क्या है, हम ज्ञान के साधन क्या हैं, ज्ञान और अज्ञान में अंतर क्या है, हम जिस चीज को सत्य समझ रहे हैं या वास्तविक समझ रहे हैं वह सत्य या वास्तविक है या नहीं है, ज्ञान की सीमाएं क्या हैं, मतलब क्या हम सब कुछ जान सकते हैं। ज्ञान मीमांसा में जो प्रश्न उठाए जाते हैं वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि क्या ज्ञान का कोई निश्चित स्रोत है? जैसे कि क्या इंद्रिय, बुद्धि, स्मृति या कुछ और, इसमें से कोई ऐसा साधन है जिससे हम निश्चित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं कि सूरज उगता है। इस वाक्य को अगर हम लें तो हम ज्ञान मीमांसा में प्रश्न पूछेंगे, क्या आपने सूरज को उगते हुए देखा है? क्या यह केवल दिखाई देता है कि सूरज उगता है या वास्तव में ऐसा होता है कि सूरज उगता है? क्या ज्ञान इंद्रियों से आया है या किसी ने आपको बताया है? क्या यह जानकारी पूरी तरीके से सही है या इसमें कोई भ्रम की संभावना हो सकती है? इस तरीके से हम ज्ञान मीमांसा में ये देखते हैं कि अंधविश्वास, भ्रम या झूठे विश्वासों से बचकर हम सत्य ज्ञान तक कैसे पहुंच सकते हैं, या एक तरीके से परखने की विधि। और इसी विधि का प्रयोग सुकरात ने अपने दर्शन में किया। सुकरात का ये मानना है कि ज्ञान केवल सूचना या इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला अनुभव मात्र नहीं है, बल्कि ज्ञान एक गहरा बौद्धिक और नैतिक मूल्य है। वो इस सोफिस्टों के इस विचार से असहमत हैं कि जो कुछ दिख रहा है वही सत्य है। सोफिस्ट यह मानते थे, जैसा कि हम पिछले वीडियो में इस पर चर्चा कर चुके हैं, कि इंद्रियों से प्राप्त होने वाला अनुभव ही ज्ञान है। सोफिस्ट कोई वस्तुगत सत्य या सार्वभौमिक सत्य की संभावना को नकारते हैं। वो ये मानते हैं कि हर व्यक्ति के लिए वही सत्य है जो उसे सही लगे या जो उसको ज्ञान हो रहा है। उनके अनुसार न्याय, नैतिकता, ये सब कुछ सापेक्षिक है, वो व्यक्तिनिष्ठ है। कोई भी ज्ञान, कोई भी नैतिकता वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती। लेकिन सुकरात इस दृष्टिकोण को समाज के लिए घातक मानते। वो उनका कहना है कि यदि कोई भी ज्ञान सार्वभौमिक नहीं होगा, कोई भी मूल्य सार्वभौमिक नहीं होगा, तो समाज में ना तो कोई स्थायी कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता बनाई जा सकेगी, और ना ही कोई ऐसा आधार होगा जिसके आधार पर हम न्याय कर सकें। इसीलिए सुकरात ने सत्य के खोज को या सत्य ज्ञान को प्रत्ययों पर आधारित माना, ना कि इंद्रिय प्रत्यक्ष पर। ये प्रत्यय क्या होते हैं? सुकरात कहते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु को इंद्रियों से देखते हैं तो हम उसे खास रूप में या विशेष परिस्थिति में जानते हैं।
इंद्रियार सनिकर्ष जन्य उत्पन्न ज्ञानम प्रत्यक्षम। जब सेंस ऑर्गन और नोएबल ऑब्जेक्ट का आपस में कांटेक्ट होता है और उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही परसेप्शन है, वही प्रत्यक्ष है। लेकिन जो हमारी बुद्धि है वो इससे आगे जाती है, एक कदम आगे बढ़कर। वो क्या करती है कि जो कुछ भी हमें प्रत्यक्ष हुआ है, जिस वस्तु का हमें प्रत्यक्ष हुआ है, उस वस्तु की जाति को भी समझने का प्रयास करती है, उसके एक ग्रुप में उसके फॉर्म को समझने का प्रयास करती है। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी मनुष्य को देखता है तो वो तुरंत पहचान जाता है यह मनुष्य है, या फिर वो किसी गाय को देखता है तो तुरंत पहचान जाता है कि ये गाय है। तो कैसे ये पहचान हो जाता है? हम मनुष्य का उदाहरण। तो मनुष्य कौन है? वह व्यक्ति मनुष्य है जिसके दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं। तो दो हाथ, दो पैर और बौद्धिक प्राणी जो है वो मनुष्य है। तो यह मनुष्य का सामान्य गुण हो गया, और यही सामान्य गुण प्रत्यय होते हैं, और इन्हीं प्रत्ययों के आधार पर परिभाषाएं गढ़ी जाती। सुकरात के दर्शन में प्रत्यय, आइडिया और परिभाषा में बहुत अंतर हमको देखने को नहीं मिलता। प्रत्यय क्या है? किसी वस्तु या वर्ग के सामान्य लक्षणों का जब हम बौद्धिक निर्माण कर देते हैं, जैसे उन सारे लक्षणों को जब हम एक साथ कंपाइल कर देते हैं जिसके आधार पर हम किसी मनुष्य की पहचान करते हैं, तो मनुष्य का प्रत्यय बन जाता है। परिभाषा क्या होती है? जब हम उन लक्षणों को शब्दों में व्यक्त कर देते हैं तो वही परिभाषा हो जाती है। तो परिभाषा की जरूरत क्या है, प्रत्ययों की जरूरत क्या है? तो सुकरात ये मानते हैं कि जब तक भी किसी विचार या गुण को हम एक निश्चित रूप से परिभाषित न कर पाए, मतलब उसे भाषा में व्यक्त न कर लें, तब तक हम चर्चा नहीं कर सकते, तब तक हम विचार नहीं कर सकते। अगर हम न्याय की ही बात करें तो न्याय को हम तब तक स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकते, या न्याय क्या है उसे हम तब तक नहीं जान सकते जब तक कि हम ये नहीं जानते कि कौन सा कार्य न्यायपूर्ण है या अन्यायपूर्ण है। इस बात को तय करने से पहले हमें न्याय क्या है इसे तय करना होगा। इसलिए परिभाषा बहुत अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्ययों की अभिव्यक्ति भाषा में परिभाषा के रूप में ही होती है। अब ये जो शास्त्रार्थ हो रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, जो सत्य को खोजने का एक तरीका है, प्लेटो ने अपने सारे डायलॉग्स में सुकरात को एक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया, और दूसरे पात्र के बीच में वाद संवाद होता है, इसे और प्रश्नोत्तर होता है। यही सुकरात की सॉक्रेटिक मेथड है, यही सुकरात की प्रणाली है, जिसे वो ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में यूज करते हैं। तो आगे चलकर हम देखते हैं प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने तर्क करने के दो प्रकार स्वीकार किए, इंडक्शन और डिडक्शन, आगमन और निगमन। आगमन क्या होता है? जब हम कुछ विशेष उदाहरणों के आधार पर जिन जो हमें अनुभव हो रहा है उसके आधार पर हम सामान्य निष्कर्ष निकाल लेते हैं, तो यह आगमन होता है। जैसे अभी तक हमने जितने भी मनुष्यों को देखा है वो सब मरते हैं, राम मरता है, श्याम मरता है, अली मरता है, एंथनी मरता है। तो हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि जो भी मनुष्य हैं वो सभी क्या है, मरेंगे ही, वो सब मरणशील हैं। तो इस तरीके से विशेष अनुभवों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालना आगमन हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी विधा है तर्क की, उसे निगमन कहते हैं। तो जब हम
कुछ परिभाषाओं के आधार पर, सार्वभौमिक स्वीकृति के आधार पर कोई विशेष निष्कर्ष निकालते हैं, तब उसे हम निगमन कहते हैं। जैसे हमने कहा सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो मनुष्य को हमने परिभाषित ही इसी रूप में कर दिया कि वो मरने वाला है। और फिर मैंने कह दिया कि सतीश मनुष्य है, तो सतीश मरणशील है। ये जो निष्कर्ष की पद्धति है, इसे हम निगमन कहते हैं। तो जो सुकरात हैं, वो निगमनात्मक पद्धति का बहुतायत में प्रयोग अपने चिंतन परंपरा में या ज्ञान के लिए कर रहे हैं। पहले वो शब्दों को परिभाषित कर रहे हैं और उस परिभाषा के आधार पर ही निष्कर्ष निकालने की बात करते हैं। चूंकि सुकरात और सोफिस्ट एक ही समय में है, तो इस तरीके की बातों पर जो सोफिस्ट के बात थी, उनके विचार थे, उस पर हमें सुकरात के की प्रतिक्रिया भी देखने को मिलती है। जैसे सोफिस्ट कहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी दृष्टि है और उसकी दृष्टि ही ये तय करती है कि उसके लिए क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो सुकरात का इस पे प्रत्युत्तर है, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित परिभाषा के अनुसार काम करेगा, तो उस पर सभी व्यक्तियों को सहमत होना होगा। यह केवल मतभेद नहीं है, या मतभेद ही ज्ञान नहीं है। ज्ञान सभी प्रकार की नैतिकता, न्याय और जीवन का मूल अर्थ के लिए अनिवार्य है, और ज्ञान प्राप्ति के लिए निश्चित परिभाषा अनिवार्य रूप में देखने को मिलती है। तो संक्षेप में अगर हम बात करें, संक्षेप में कहें, तो सुकरात के अनुसार ज्ञान सत्य की खोज है, और जब भी व्यक्ति ज्ञान की खोज करता है तो वह, और उसे सच में ज्ञान हो जाता है, तो वो उसके आचरण में अनिवार्य रूप से उतर जाता है। तो सुकरात ये दिखा रहे हैं, ये मान रहे हैं कि ज्ञान का नैतिकता के साथ अनिवार्य संबंध है, और बिना ज्ञान के कोई भी व्यक्ति नैतिक नहीं हो सकता, और जो ज्ञानी है वह व्यक्ति नैतिक होगा ही। तो ज्ञान के प्रत्यय को उन्होंने सार्वभौमिक विवेक के आधार पर, परिभाषाओं के आधार पर प्रस्तुत किया, और इसको नैतिकता की पूर्व मान्यता माना, न्याय की पूर्व मान्यता माना। अब हम आज के लिए इतना ही चर्चा करेंगे, और अगले वीडियो में ज्ञान और नैतिकता के आपसी संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।